एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नाइटेक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं पढ़ा रही हूं आज क्लास 11 की अकाउंटेंसी, जिसमें मैं आज आपको वन शॉट वीडियो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी आप इसे कह सकते हैं, जिसमें मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताने वाली हूं। यहां पर थोड़ा सा आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दूंगी और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको बताऊंगी। तो बच्चों, इसे आप किसी भी तरह से समझ के पढ़ सकते हैं कि ये आपका एक तरह से रिवीजन वीडियो है, क्योंकि रिवीजन करना ज़रूरी है। बहुत कम समय में इस वीडियो को देखकर आप रिवाइज कर सकते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और हर चैप्टर का रिवीजन कीजिए। तो बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी अकाउंटिंग इक्वेशन का वन शॉट वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, हम अकाउंटिंग इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको सब आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को शो किया जाता है, किसकी? फर्म की। ये क्या होती हैं? जो अकाउंटिंग इक्वेशन को बताती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटी हैं वो दोनों क्या होती हैं? वो इक्वल होती हैं, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है कि जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास या बिजनेस के पास एसेट्स हैं और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या फॉलो करती है जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है? वो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। अभी हमने थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ी, उसमें पढ़ा कि ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है ना। तभी तो हम एसेट्स और लायबिलिटी दोनों को इक्वल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, जिसमें ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है उसके हिसाब से जितनी भी एसेट्स होती हैं बिजनेस की, वो हमेशा इक्वल होती है लायबिलिटी और उसकी कैपिटल के प्लस करने पर। मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है उसके अकॉर्डिंग ये जो एसेट्स है, देखो ये एसेट्स हैं, ये किसके बराबर हैं? कैपिटल के, मतलब ऑनर्स इक्विटी के, और लायबिलिटी के, मतलब लायबिलिटी यहाँ पर जो दी हुई है। तो वही बात बता रही हैं कि जितनी भी फर्म की एसेट्स हैं वो हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल आती है। एक साइड एसेट्स, एक साइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल मतलब जो ओनर ने पैसा लगाया है। इसे हम उल्टा भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं कि कैपिटल को इधर ले आए तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज का फॉर्मूला बन जाएगा। यदि हम लायबिलिटी को इधर ले आए तो एसेट्स माइनस कैपिटल इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जो सही होता है वो यही होता है और इसे ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन में बच्चों यूज करते हैं। अब यहाँ पर इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में यदि किसी तरह के, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो 4 लाख है वो क्या है? बिजनेस की कैपिटल है, और लायबिलिटी कितनी है? 3 लाख। तो आपको एसेट्स बतानी है। तो एसेट्स का फॉर्मूला भी हमने देखा क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही देखा ना हमने। तो कैपिटल हमें एसेट्स हमें निकालनी है 4 लाख प्लस 3 लाख। तो यहां पर क्या हो गया? 7 लाख क्या आ गई? हमारी एसेट्स आ गई। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? इसी तरह का मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन भी दिया है। ये एक समझाने के पर्पज से आपको बताया है कि जो एसेट्स है बिजनेस की, ठीक है, जो बिजनेस की एसेट्स हैं वो कितनी दी हुई है? 4,50,000। लायबिलिटी दी हुई है 2 लाख। अब ओनर्स की इक्विटी हमें मालूम करना है, मतलब कैपिटल हमें मालूम करना है। तो कैपिटल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा? जितनी भी एसेट्स हैं उसमें से लायबिलिटी माइनस कर देंगे। तो एसेट्स कितनी दी है? 4,50,000। इसमें से जब मैं 2 लाख माइनस कर दूंगी तो ये आएगी 2,50,000। क्लियर? इसी तरह से अब हम यदि नेक्स्ट वाला देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? देखो, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी बिजनेस की एसेट्स है वो 2,60,000 है, कैपिटल 1,60,000 है, और लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का यदि मैं फॉर्मूला देखती हूँ तो लायबिलिटी इज इक्वल, जो एसेट्स है उसमें से माइनस कर दूंगी मैं कैपिटल। तो यहाँ पर एसेट्स है 2,60,000, ये है 1,60,000, तो यहाँ पर ये आ गया 1 लाख। तो देखो बच्चों, इस तरह से तीनों ही चीजें हम निकाल सकते हैं, बस यही बताया गया है इसमें, ठीक है। मतलब जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, लेकिन उसको हम रिवर्स करके जो चीज़ पूछी जाएगी उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अकाउंटिंग इक्वेशन से कभी कभी थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें हम देख लेते हैं। वैसे तो बहुत कम चांसेस रहते हैं
कि थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन पूछे जाएं, फिर भी देख लेते हैं। गिव 2 बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक पर्पस बताओ। तो यहां पर जो पहला वाला है उसके अकॉर्डिंग हमेशा इक्वल होता है बोथ साइड, ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला बेसिक पर्पस है उसके अकॉर्डिंग वो सबसे पहले दोनों साइड हमेशा इक्वल होते हैं, और ये हेल्प करता है, हेल्प टू प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। ये बेसिक पर्पस है जिसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार की जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद ही सीखते हैं जनरल एंट्री करना, ठीक है। अब इफ द ट्रांजैक्शन has the effect of decreasing an asset is the decrease recording as a debit or a credit, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि यदि ट्रांजैक्शन में किसी भी एसेट्स का डिक्रीमेंट हुआ है तो जो डिक्रीज है वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, वो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखो बच्चों, जब भी किसी भी एसेट्स में कोई डिक्रीमेंट होता है, ठीक है, कोई भी एसेट्स में कोई कमी आती है तो हमेशा उसे क्रेडिट साइड लिखा जाता है, ठीक है। जैसे एसेट्स है, सपोज मशीनरी है, उसमें डेप्रिसिएशन आया तो उसे कहां पर लिखेंगे, हमेशा क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्रेडिट है। इफ द ट्रांजैक्शन हैज बीन इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग अ लायबिलिटी इज द डिक्रीजिंग रिकॉर्डेड डेबिट और क्रेडिट। ये बोल रहे हैं यदि लायबिलिटी में कमी आती है तो उसे आप कहां लिखोगे, डेबिट में लिखोगे या क्रेडिट में लिखेंगे। तो हमेशा उसे हम डेबिट में लिखेंगे। जैसे कैपिटल विड्रॉ कर ली प्रोप्राइटर ने, ठीक है, कैपिटल विड्रॉ कर ली प्रोप्राइटर ने, तो बिजनेस से कैपिटल कम हो गई तो उसे हम कहां पर लिखेंगे, उसे हमेशा हम डेबिट में लिखेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करके। क्लियर हो गया ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे छोटे छोटे से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज होल्ड गुड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज एक्सप्लेन, या अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन इम्पैक्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑफ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये दोनों ही क्वेश्चन सेम है, ये और में थे, ठीक है, जिससे मैंने 2 क्वेश्चन में बता दिया। तो ये बोल रहे हैं कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वो हमेशा क्या करती है, सभी स्थितियों में गुड्स को होल्ड करके रखती है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर ये बोलते हैं कि हर स्थिति में, हर ट्रांजेक्शन में ये गुड्स को होल्ड करके रखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, ठीक है, ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है और उसी के अनुसार ये चलती है। तो आपको बस इसका लिख के और उसी के बारे में डिटेल में बता देना है। क्लियर? चलिए, यही क्वेश्चन ये और में था तो इसका भी यही आंसर होगा। अब यहां पर देखो ये छोटी छोटी सी चीजें पूछी गई हैं। गिव द एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। तो देखो यहां पर देखो इंक्रीज इन वन एसेट्स, डिक्रीज अनदर एसेट्स। तो इसका एक एग्जाम्पल देना है आपको, ध्यान से समझना। यदि एक एसेट्स इंक्रीज हो रही है और दूसरी एसेट्स डिक्रीज हो रही है। अब एसेट्स क्या होती है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब हमारी एसेट्स में आती है। कार हुई, ये सब हमारी एसेट्स हैं। तो जैसे हमने फर्नीचर, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर मैंने लिख दिया था कि फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब ऐसा क्या हुआ, यहां पर देखो एक एसेट्स बढ़ गई, इंक्रीज वन एसेट्स, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारा फर्नीचर क्या हुआ, एसेट से ये इंक्रीज हो गई। लेकिन हमने कैश में खरीदा तो जो हमारा कैश है वो डिक्रीज हो गया। तो अनदर एसेट्स हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये गया और ये हमारे पास आया। तो यहां पर इंक्रीज वन एसेट्स, डिक्रीज अनदर एसेट्स। इसी तरह इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो इसका आंसर है फर्नीचर परचेज फॉर क्रेडिट। यहां पर कैश में खरीदा था, यहां पर क्रेडिट में। तो हमने यहां पर इंक्रीज द एसेट्स, फर्नीचर तो हमारे पास आ गया लेकिन हमारे पास पैसा नहीं गया हमारे पास से। तो हमारी यहां पर लेकिन क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि वो हमने उधार में खरीदा तो हमें बाद में उसे चुकाना ही पड़ेगा। तो फर्नीचर परचेज फॉर क्रेडिट, तो यहां पर इंक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज द लायबिलिटी। उसके बाद क्या है, इंक्रीज द एसेट, इंक्रीज ओनर्स कैपिटल। तो इसका आंसर है कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर। तो यहां पर जब कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है प्रोप्राइटर तो उसकी एसेट्स बढ़ रही है बिजनेस की कैपिटल के रूप में, लेकिन जो ऑनर्स की कैपिटल है, ऑनर्स की इक्विटी है, वो क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि प्रोप्राइटर ने अपनी कैपिटल अपने
ही बिजनेस में लगा दी तो दोनों ही चीजें यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी। पेमेंट टू क्रेडिटर, हमने पेमेंट करा क्रेडिटर को तो कैश हमारे पास से चला गया, हमारी एसेट्स चली गई, लेकिन जो हमें उसे पैसा देना था वो भी तो हमारी एक लायबिलिटी थी, वो भी हमारी लायबिलिटी कम हो गई। फिर डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। कैश विड्रॉ कर लिया किसने, प्रोप्राइटर ने, तो हमारी एसेट्स थी जो कैश की वो कम हो गई, और जो हमारी ऑनर्स की कैपिटल थी वो भी कम हो गई क्योंकि उसने वो बिजनेस में लगाई थी। इसी तरह डिक्रीज इन वन लायबिलिटी, डिक्रीज इन अदर लायबिलिटी। तो यहाँ पर लोन को जब हम कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो लोन था वो कम हो गया, लेकिन हमारी साथ ही साथ जो एक दूसरी लायबिलिटी थी वो भी कम हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर देखो इस सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इंक्रीज वन लायबिलिटी, डिक्रीज अनदर लायबिलिटी, तो इसका है आंसर बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। इंक्रीज लायबिलिटी, डिक्रीज ओनर्स कैपिटल, आउटसाइड एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड। तो ये सभी चीजें इसमें यहाँ पर दी हुई हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ना, क्योंकि ये जो वीडियो है वैसे तो ये वन शॉट वीडियो है तो यहीं पर एंड हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं। टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं सब क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, आपको कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बताऊंगी, बाकी क्वेश्चंस आप खुद करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखने के लिए आप आराम से पढ़ लीजिए। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, रेंट पेड। तो इस तरह से देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आराम से देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ नोट पे पूरा इसका फॉर्मेट बना के, क्यों, क्योंकि ये आपका रिवीजन है। यदि आप भूल गए होंगे तो आज इस वीडियो को देखकर आपको फिर से रिकेप हो जाएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। ऊपर लिख देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ऊपर तो नहीं चला गया। अब इसके बाद हम ऐसे बड़ा सा बनाते हैं। क्यों बड़ा बनाते हैं, फॉर जो हमारा इक्वेशन है वो तो छोटी सी है, लेकिन इसे हमें बड़ा बनाना पड़ता है क्योंकि जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, जितनी एसेट्स हमारी होती हैं, उसका मुझे नाम लिखना होता है। तो पहले तो ये बनाती हूँ, इसमें मैं सारा जो नरेशन है, ट्रांजैक्शन है, उसे लिखूंगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है, इसको और छोटा कर देते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसकी नीड ज्यादा पड़ेगी, हाँ, ठीक है। इसको ऐसे, ये इसका पूरा फॉर्मेट होता है। इसमें सबसे ऊपर हम लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, यहां पर आएंगे ट्रांजैक्शन, यहां पर आ जाएगी मेरी एसेट्स, और यहां पर आ जाएगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल। समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे मैडम इसके लिए इतनी सारा और इसके लिए इतना सा, तो यही फॉर्मेट होता है क्योंकि हमारी एसेट्स हमेशा बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर एक लाइन में और खींचूंगी जिसमें जो जो एसेट्स आती जाएगी उसको लिखते जाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन। जिससे पहला ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, विथ कैश, ठीक है। इसमें हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश के साथ। तो अब मैं क्या करूंगी, कैश मेरी इंक्रीज हो गई तो मैं यहां लिखूंगी कैश, और कैश का है 1,75,000, ठीक है। इसके बाद यहां पर कैश जब इंक्रीज हुई तो मेरी कैपिटल भी इंक्रीज हुई, तो यहां पर भी मैं लिखूंगी 1,70,000, ठीक है। और इन सबको फिर मैं ऐसा करके बंद कर दूंगी, ठीक है। ये तरीका है इसका करने का। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो टोटल है उसे नीचे ले आएंगे, 1,75,000, 1,00,000, सॉरी यहाँ पर भी 75 है और यहाँ पर भी 75 है, 1,75,000। इसको मैं यहाँ पर नीचे ले आई, समझ में आया। इसके बाद मैं सेकंड वाला ट्रांजैक्शन लिखूंगी। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, ठीक है। हमने रोहित से सामान खरीदा। जब हमने रोहित से सामान खरीदा तो क्या हुआ, हमारे पास सामान आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जब सामान आया तो मुझे यहां पर स्टॉक, ठीक है ना, गुड्स आ गया, सामान आ गया, तो स्टॉक करके लिखना है, और यहां पर मुझे क्या कर देना है, प्लस
50,000। अब जब मैंने सामान खरीदा तो मैंने सामान यहाँ पर खरीदने का कैश में नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। यदि कैश में लिखा होता तो मैं कैश भी कम यहीं पे कर देती, ठीक है। यहाँ पर सामान आने की एंट्री करती, यहाँ पर कैश के कम होने की एंट्री करती, पर मैंने कैश में नहीं खरीदा है, अभी मुझे उसका पैसा देना है, तो मैं यहाँ पर 50,000 लिख दूंगी, ठीक है, और बीच में प्लस का निशान लगा दूंगी। क्लियर? अब मैं फिर से इसको बंद कर दूंगी, ठीक है। ये ऐसे ही होता है, यदि आप पहली बार कर रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि इसे ऐसे ही करते हैं। फिर हम बैलेंस ले आए 50,000, यहां पर भी 50,000 प्लस 1,75,000। क्लियर हो गया? अब मैं थर्ड वाला लिखूंगी। थर्ड क्या है? थर्ड इक्वेशन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। सोल्ड गुड्स क्रेडिट टू मनीष, ठीक है। यहां पे तो क्रेडिट लिखा ही है, लेकिन परचेज में क्रेडिट नहीं लिखा है, लेकिन हम उसे क्रेडिट मानकर ही चलेंगे, ठीक है। अब हमने सामान बेचा, कितने का सामान बेचा? हमने उसे सामान बेचा है, देखो 20,000 का हमने तो उसे सामान बेचा था। देखो 20,000 लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है कॉस्टिंग 1,75,000। मतलब क्या हुआ? हमारा जो सामान हमने उसे बेचा उसकी कॉस्टिंग थी 17,500, लेकिन हमने उसे 20,000 में बेच दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमें जो 1,500 है उसका फायदा हो गया, ठीक है, ज़्यादा में बेच दिया। तो पहले तो मैं क्या करूँगी, जो सामान बेचने पर मेरे पास जो क्या आया है, सामान बेचने पर, उधार सामान बेचने पर मेरे पास से जो स्टॉक कम हुआ है, स्टॉक कितने का था? 50,000 का तो पुराना है, लेकिन यहाँ पर जो कम हुआ है उसे मैं ब्रैकेट में लिखूंगी 17,500, ठीक है, ये कम हो गया है। यहाँ पर सामान था कितने का, सामान की वैल्यू कितने की थी उसे मैं लिखूंगी, तो यहाँ पर जो सामान की वैल्यू थी वो 20,000 की थी, ठीक है, और उधार में बेचा है मैंने, अभी मेरे पास पैसा मुझे आया नहीं है, तो ये जो 20,000 लिखा है इसके ऊपर मैं डेटर लिख दूंगी, क्योंकि देना है सामने वाले को। मुझे कितने देना है? 20,000 देना है। सामान कितने का था? 17,500 का। अब 1,500 कहाँ पर आएंगे? 1,500 फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो उसे मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगी। उसे मैं क्या कर दूंगी? 1,500 नहीं, 2,500, ठीक है ना। 17,500 में से जब 20,000 माइनस करूंगी तो 2,500 आएंगे। ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, इसलिए उसे कैपिटल में ऐड कर दूंगी। ये क्रेडिट में सेल हुआ है, इसलिए इसे डेटर्स में लिखूंगी। और स्टॉक तो कम हुआ ना जब हमने सेल किया, तो बस ये यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब इसे बंद कर दो, फिर इसको प्लस करके नीचे ले आओ, 1,75,000 प्लस, अब इसमें से क्या होगा बच्चों? 50,000 में से 17,500 माइनस होगा, ठीक है, और फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पर आप 50,000 में से 17,500 को माइनस करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 32,500। 20,000 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस होकर आएगा 2,500, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,77,500। क्लियर हो गया? अब फिर हम नीचे आए, ये हम टोटल लेके आएगा, ये 50,000 भी नीचे आएगा, ये 50,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? फिर से इसको बंद कर देंगे, नहीं बंद तो है ही ऑलरेडी, अब हम इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हम फोर्थ वाली इक्वेशन लिखेंगे। क्या है फोर्थ वाली? परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, ठीक है ना। आप इसे यहां पर हमने फर्नीचर को परचेज किया है ऑफिस यूज के लिए, तो कितने का हमने फर्नीचर परचेज किया है? हमने फर्नीचर परचेज किया है 10,000 का। तो यहां पर देखो फर्नीचर हमारे पास आ गया। अब यहां पर कैश को 10,000 माइनस करेंगे और फर्नीचर में प्लस 10,000 कर देंगे, ठीक है ना। फर्नीचर आ गया हमारे पास। अब हम वापस इसको बंद करेंगे और फिर से बैलेंस को हम नीचे लाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि बैलेंस को बार बार नीचे लाना है। तो जब हम 1,75,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 1,65,000 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर प्लस 32,500 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद 20,000 आ जाएगा, फिर 10,000 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ये जो 50,000 है, ठीक है, वो आ जाएगा। पूरा बैलेंस ऊपर का एक बार आपको नीचे लिखना होगा। क्लियर? ये यहां पर नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये 3 0 है,
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 175,000, 177,500, देखो 2 ही जीरो हैं। पता चला ऊपर से नीचे बैलेंस लाने में आपने गलत लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद 5th वाला देखेंगे। ठीक है, कैश पेड टू रोहित, कैश पेड टू रोहित। ठीक है, कितना कैश पेड किया रोहित को, आप देखो फुल सेटलमेंट के साथ 48,500। ठीक है, फुल सेटलमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमें क्या करना था, रोहित से हमने परचेज गुड किया था 50,000 का, देखो ऊपर वाली उसमें लिखा है हमने यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000 का, लेकिन हमने उसे पेड कितना किया 48,500। मतलब हमें जो 1,500 है उसका हमें डिस्काउंट मिल गया। तो मैं यहाँ पर जो हमने पेड किया है उसे माइनस कर दूंगी 48,500। ठीक है, 50,000 का हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, जो 50,000 की हमारी लाइबिलिटी थी वो खत्म हो गई और 1,500 का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बस अब इसे यहाँ पर कैलकुलेट करो। तो 16,500 में से 48,500 माइनस किया तो 1,16,500 आया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ऊपर का ये वापस उतर गया 32,500। उसके बाद 20,000, 10,000। ठीक है, और यहाँ पर जब हमने इसमें ये प्लस किया, यहाँ पे तो नील हो गया, यहाँ पे प्लस किया तो 179,000। ठीक है ना, अब ऊपर आ गए वापस, देखो यहां तक हो गया। अब आप देखेंगे ना तो दोनों तरफ का आपको टोटल बराबर ही मिलेगा, लेकिन अभी और बचे हुए हैं 6th वाला ट्रांजैक्शन। ठीक है, 6th वाला देखो, 6th वाला क्या कह रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। तो कितने का कैश रिसीव हुआ है, 20,000 का। अब जब 20,000 का कैश रिसीव हो गया तो यहाँ पर जो डेटर्स थे ये मेरे 20,000 की, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो इसे मैं माइनस कर दूंगी और फिर से मैं ऐसे लाइन खींच के नीचे आ जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इसको यहाँ पर जो कैश रिसीव हुआ है उसे प्लस करके 136,500 प्लस 32,500, ये मेरे डेटर्स खत्म हो गए, सिर्फ 10,000 बचा अब। ठीक है ना, ये माइनस हो गया, अब यहाँ पर 10,000 बचा और यहाँ पर 179,000 तो है ही। क्लियर हो रहा है ना, चलो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेंट पेड। 7th रेंट पेड, कितना रेंट पेड किया आपने 1,000 का, तो आपका क्या हुआ, आपका यहाँ पर कैश कम हो गया और कैपिटल भी कम हो गई, तो दोनों में से 1,000 माइनस कर दो, ये सिंपल है। इसके बाद फिर आ जाओ नीचे, यहाँ पर देखो कितना आया 135,500 प्लस 32,500 प्लस 10,000 प्लस यहाँ पर 178,000। ठीक है, अब लास्ट बचा है हमारा 8th, क्या है, कैश विड्रॉ, है ना। अब कितना विड्रॉ किया है 3,000 का, तो बस 3,000 यहाँ से भी माइनस हो जाएगा और 3,000 यहाँ से भी माइनस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, देखो पहले तो मैं इसको माइनस कर देती हूँ। ठीक है, कितना आया 13,550, तो यहाँ पर माइनस 3,000, तो आ गया 13,2,500 प्लस 3,2,500 प्लस 10,000। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस करो 178,000 माइनस 3,000, तो यहाँ पर आ गया 175,000। अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए, तो चलो इसको प्लस करो 132,500 प्लस 32500 प्लस 10,000, तो देखिए यहाँ पर भी आ रहा है 175,000 और यहाँ पर भी 175,000, मतलब जितनी भी हमारी एसेट्स हैं वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर हैं। बस यही अकाउंटिंग इक्वेशन है और सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं,
सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यदि डिस्काउंट मिला है या डिस्काउंट हमने दिया है तो उसका हमें जो एडजस्टमेंट है वो कैपिटल के साथ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके बता दिया है। टोटल मेरे पास इसके इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करके बताया, ये सेकंड क्वेश्चन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हें आप खुद करके देखिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है। वैसे तो इतने लेंदी आते नहीं हैं, पर कभी कभी पूछ भी लेते हैं क्योंकि 11th में स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। ये देखो, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। यदि आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो आप मेरे ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं आपको मेल कर दूंगी पूरी इसकी PDF, ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन इजीली अवेलेबल हो जाएं। यदि किसी के सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है आपको, तो भी आप मुझे मेल कर सकते हैं कि मैडम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरी वेबसाइट पर भी जाकर इसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सभी चैप्टर के सॉल्यूशन कराए हुए हैं। उसके बाद आप मेरे स्टडीनेटिक ऐप पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी डाउट पूछने के लिए मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, आप उससे मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आपको ये क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे मेल कर देना, या मैंने आपको जो 2-3 ऑप्शंस बताए हैं उनमें से कुछ भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर का 1 शॉट वीडियो लेकर आएंगे वो जनरल एंट्री का होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।